फसलों में बुवाई के समय हम नाइट्रोजन खाद, फास्फोरस खाद, पोटेशियम खाद बुवाई के समय ही देते हैं, मिट्टी में देते हैं और इसी के साथ हम जिंक वाली खाद देते हैं, जिंक सल्फेट देते हैं, चाहे वो 21% वाला हो या चाहे 33% वाला हो। और अगर चिलेटेड उर्वरक है, चिलेटेड जिंक है, उसको भी हम बुवाई के समय मिट्टी में देते हैं। लेकिन ये उर्वरक देते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो जिंक वाला उर्वरक है वो फास्फेटिक उर्वरक के साथ ना मिलाएं। अब फास्फेटिक उर्वरक चाहे हमारा एसएसपी भी हो सकता है, डीएपी हो सकता है या एनपीके के जो बहुत सारे ग्रेड आए होते हैं वो हो सकते हैं। तो जो जिंक सल्फेट है जो 21% या 33% वाला है, उसको हमें कभी भी फास्फेटिक उर्वरकों के साथ मिला करके कि दोनों को हमने खादों को मिलाया और खेत में छिड़क दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक भ्रम ये रहता है कि संदेह भी रहता है कि क्या जो चिलेटेड वाला जिंक उर्वरक है, क्या हम उसको फास्फेटिक उर्वरकों के साथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते? क्या हम दोनों उर्वरकों को मिला के बिखेर के दे दें? तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि जिंक सल्फेट वाले को क्यों नहीं मिलाना चाहिए और ईडीटीए जिंक वाला है उसको हम फास्फेटिक उर्वरकों के साथ मिला सकते हैं। इसकी आज मैं डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा वैज्ञानिक कारणों से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसका वैज्ञानिक तर्क भी जानेंगे। देखिए, जो भी हम उर्वरक देते हैं वो जमीन में जाके पानी में घुल जाते हैं और वो आयन में बदल जाते हैं और वो उन्हीं आयन को जड़ें अवशोषण करती हैं। जैसे नाइट्रोजन अमोनियम या नाइट्रेट आयन बदल जाता है, फास्फोरस फास्फेटिक आयन बदल जाता है, पोटेशियम पोटेशियम आयन बदल जाता है, जिंक सल्फेट जिंक और सल्फेट आयन में बदल जाता है और इसके बाद जड़ें जिंक सल्फेट आयन का अवशोषण करती हैं, फास्फेट आयन का करती हैं, जो भी आयन बने हैं उन सभी का आयन का अवशोषण करती हैं। तो अगर हम जिंक सल्फेट डाल रहे हैं जो हमारा 33% वाला है या 21% वाला है वो जिंक सल्फेट ही, तो जमीन में जाने के बाद क्या होता है, ये जब घुलता है तो ये जिंक आयन इस तरह का बना लेता है और ये सल्फेट आयन इस तरह का बना लेता है और पौधे इसका अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार से जो फास्फेटिक उर्वरक है, चाहे हम एसएसपी हो चाहे वो डीएपी हो, वो फास्फोरस को निकालते हैं। तो फास्फोरस जो घुलता है वो H2PO4 में बदल जाता है या HPO4 में बदल जाता है, HPO4 डबल माइनस। हो सकता है आप इसकी केमिस्ट्री ना समझें, लेकिन आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि ये जिंक आयन बनाता है और वो फास्फोरस आयन बनाता है और ये जिंक और फास्फोरस मिलकर के जिंक फास्फेट बना देते हैं, जिंक 3PO4 होल ट्वाइस, PO4 होल ट्वाइस। अब ये जो जिंक फास्फेट बना, अब आप समझ गए, जिंक यहां से आया, फास्फेट वहां से आया और साधारण हम इसके भाषा में कहते हैं जिंक फास्फेट बना और ये अघुलनशील हो जाता है। जब ये मिट्टी में अघुलनशील हो जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं, तो जड़ें उसको नहीं ले पाएंगी। इस कारण से हम जिंक सल्फेट जो 33 वाला है या 21% वाला है उसको हमें फास्फोरस उर्वरकों के साथ आपस में मिक्स करके खेत में नहीं देना चाहिए। जब मिक्सिंग करते हैं, फिजिकल मिक्सचर बनता है तो जिंक फास्फेट बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जमीन के अंदर भी और उर्वरकों के आपस में भी अगर हम मिलाते हैं तो ये जिंक फास्फेट जो बना ये अघुलनशील है, पानी में घुलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। जड़ें इसको नहीं ले पाएंगी। जब इसको जड़ें नहीं ले पाएंगी तो ना पौधों को जिंक मिल पा रहा है ना फास्फोरस मिल पा रहा है, दोनों की ही पौधे के अंदर कमी आने लगेगी। इसलिए जिंक सल्फेट जो है और फास्फोरस उर्वरकों को एक साथ मिला के नहीं देना चाहिए, अलग अलग समय पे देना चाहिए। पहले फास्फोरस डाल दें फिर जिंक डाल दें, ऐसा कर लीजिए ताकि दोनों एक साथ कांटेक्ट में ना आने पाए। अब मान लीजिए हम इसकी जगह ये मान लेते हैं कि हम जिंक ईडीटीए दे रहे हैं, तब क्या होगा? जिंक ईडीटीए जब हम देंगे तो जो ईडीटीए जिंक होता है, जो चिलेटेड जिंक होता है, वो पानी में घुलता तो है लेकिन आयन नहीं बनाता है। तो जो चिलेट वाला जिंक है, चिलेट जिंक जो बना, ये ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन होता है और उसके एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जिंक होता है। अब जब हम इसको पानी में डालते हैं, ये पानी में घुल तो जाता है लेकिन ये ऐसे ही बना रहता है पानी के अंदर और पौधे इसको ऐसे ही अवशोषण कर लेते हैं। तो ये आयन में नहीं बदलता है। अब यहां से फास्फेटिक उर्वरक आए और इधर से ईडीटीए जिंक आया। अब ये चूंकि आयन नहीं बना, आयन के साथ आयन होना चाहिए, मतलब यहां पहले जिंक प्लस प्लस आ रहा था, वहां माइनस वाला आ रहा था, तो प्लस और माइनस आपस में जुड़ के लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो यहां माइनस है तो यहां पे कोई आयन बना ही नहीं,
ये धनात्मक आयन है, वो ऋणात्मक आयन है। जब धनात्मक और ऋणात्मक मिलते हैं तब साल्ट बन जाता है। वो घुलनशील भी हो सकता है, अघुलनशील भी हो सकता है। तो जिंक सल्फेट जब हम डाल रहे थे तो धनात्मक Zn++ मिल रहा था हमको, जो इस नेगेटिव के साथ मिलकर जिंक फास्फेट बना रहा था। अब यहां पे ये इसके साथ मिल ही नहीं पाएगा, आपस में ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अब हम जो आपस में मिला भी देंगे एसएसपी को या डीएपी को ईडीटी जिंक के साथ, तो उनके आपस में रिएक्शंस नहीं होंगे। तो ये कंपाउंड ईडीटी जिंक ऐसी रहेगा, फास्फेट आयन पानी में घुल के ऐसी रहेंगे और दोनों ही पौधे को मिल जाएंगे। तो ये इसकी केमिस्ट्री है। हो सकता है आप थोड़ा सा ना समझ पाए हो, लेकिन इसे समझने का फिर से प्रयास कीजिए, दोबारा देखिए इस वीडियो को, कि जब हम जिंक सल्फेट डालते हैं तो जिंक++ बनाता है, धनात्मक आयन बनाता है, जो फास्फोरस के ऋणात्मक आयन के साथ मिलकर अघुलनशील लवण बना देता है। लेकिन जो चिलेटेड जिंक होता है वो आयन बनाता ही नहीं है। यही खूबी होती है चिलेट की, कि वो पानी के अंदर घुल तो जाता है लेकिन आयन नहीं बनाता है। तो जब आयन नहीं बनता है तो फास्फोरस इसके साथ रिएक्शन करके लवण नहीं बना पाता। दोनों ही घुलनशील है, ये भी घुलनशील है, ये भी घुलनशील है। इस कारण से दोनों की ही उपलब्धता बढ़ जाती है। तो आप चिलेट वाले जिंक को, जो ईडीटी वाला है, आप चाहें तो डीएपी या एसएसपी के साथ मिला सकते हैं। लेकिन समस्या ये आ जाती है, जब 1 एकड़ में आप डीएपी एसएसपी की खाद प्रयोग करते हैं तो वो 100 किलो के आसपास रहती है, 100 किलो 150 किलो रहती है। जबकि चिलेटेड जिंक जो है 1 किलो रहता है या आधा किलो रहता है, 800 ग्राम रहता है, ज्यादा 1.5 किलो रहेगा। तो अब आप 1-1.5 किलो को 100-150 किलो मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा मिक्सचर अच्छा बनेगा नहीं। तो बेहतर यही होगा कि आप इसको ऐसा ना करें, आप डीएपी और एसएसपी को अलग प्रयोग कर लीजिए और चिलेटेड जिंक को मिट्टी में मिला करके फिर आप खेत में डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो दोनों को अगर समान रूप से मिक्सचर बन जाता है तो भी आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। समस्या तब आएगी अगर आप जिंक सल्फेट को मिला देंगे। तो आप ध्यान रखिए, जिंक सल्फेट वाला 21 या 33% वाला, उसको आप कभी भी डीएपी एसएसपी या किसी भी फास्फोरस खाद के साथ आपस में ना मिलाएं। और ईडीटीए को मिला सकते हैं, लेकिन हमको बचना चाहिए। किन्हीं भी दो खादों को आपस में मिलाने से कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रिएक्शंस कर ही जाती हैं, पानी आ जाता है, मतलब उनमें चिपचिपी सी हो जाती हैं या उसमें टुकड़े बन जाते हैं, फोड़ने में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पाउडर जो है नीचे बैठ जाता है अगर पाउडर वाली खाद होती है तो, और दाने वाली खाद से मिल नहीं पाती, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम खादों को ना मिलाएं, अलग अलग डालें रिएक्शन से बचने के लिए। तो ये आपका भ्रम दूर हुआ होगा कि हम जिंक सल्फेट वाले को ना मिलाएं और ईडीटीए वाले को हम मिला सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। मैं पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, डॉक्टर अमित भटनागर, और मेरा यही प्रयास है कि मैं किसानों तक सही जानकारी पहुंचाऊं। इसके लिए मैंने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी मिले, प्रमाणिक जानकारी मिले, वैज्ञानिक जानकारी मिले और रिसर्च बेस्ड हो, उस पर कुछ तर्क हो, कुछ साइंस हो, उसके पीछे कुछ रिसर्च हो। तो मेरा यही प्रयास है किसानों को सही जानकारी पहुंचे ताकि फसलों में अधिक उत्पादन ले सके। तो आप मेरे इस प्रयास में सहायता कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।